हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप? आई होप यू ऑल आर वंडरफुल एंड एब्सोल्युटली फाइन। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th का साइंस 1 का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक सीखने वाले हैं जिसका नाम है इलेक्ट्रिक मोटर। जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो में इलेक्ट्रिक मोटर, इसके बारे में हम डिटेल में सीखने वाले हैं कि क्या होता है इलेक्ट्रिक मोटर, इसका डेफिनेशन क्या है, इसका प्रिंसिपल क्या है, इसकी कंस्ट्रक्शन क्या है और ये वर्क कैसे करता है और इसके यूज़ भी कहाँ कहाँ होते हैं। इन सब सवालों का जवाब पाने के लिए इस वीडियो के अंत तक बने रहिए। तो चलिए बिना देरी किए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, इलेक्ट्रिक मोटर, जो कि ये टॉपिक स्टूडेंट को काफ़ी बार बहुत ही कंफ्यूजिंग लगता है। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक आता है इलेक्ट्रिक जनरेटर, एसी जनरेटर और डीसी जनरेटर। इन तीनों को अगर हम एक साथ स्टडी करें तो इसमें कन्फ्यूज़न होने के चांसेस होते हैं, लेकिन आज के इस वीडियो में इतना इजीली हम ये सब चीज़ समझने वाले हैं कि सारी चीज़ें आपके माइंड में बहुत अच्छे से फिट हो जाएगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि इलेक्ट्रिक मोटर होता क्या है। व्हाट इज मीन बाय इलेक्ट्रिक मोटर? इलेक्ट्रिक मोटर इज अ डिवाइस चेंजिंग इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। मतलब इलेक्ट्रिकल मोटर ये एक ऐसा डिवाइस है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। अब इसका यूज़ कहाँ कहाँ होता है? तो इसका यूज़ होता है फैन, रेफ्रिजरेटर, मिक्सर, वॉशिंग मशीन, कंप्यूटर, पंप्स जैसे काफ़ी सारे डिवाइस में इस तरह का मोटर लगा होता है। नेक्स्ट आता है प्रिंसिपल, कि किस प्रिंसिपल के आधार पर ये इलेक्ट्रिक मोटर वर्क करता है। तो प्रिंसिपल है करंट कैरिंग कंडक्टर केप्ट इन ए मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंस ए फोर्स। मतलब जब कोई करंट कैरिंग कंडक्टर किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखा होता है तब वह कंडक्टर फोर्स एक्सपीरियंस करता है, मतलब उस कंडक्टर पर फोर्स एक्सर्ट होता है। अब जानेंगे कंस्ट्रक्शन। तो दोस्तों, इसमें हम सबसे पहले सीखेंगे कि इसका जो डायग्राम है वो किस तरह से बनाना है, मतलब इसका जो कंस्ट्रक्शन है वो किस तरह से किया होता है, इसके जो अलग अलग पार्ट्स है वो किस तरह से इलेक्ट्रिक मोटर में कनेक्टेड होते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हमें इस तरह से एक क्यूब बना लेना है, या क्यूबॉइड भी कह सकते हैं उसे, क्यूब या क्यूबॉइड बना लीजिए। साथ ही साथ फिर और एक इसी तरह का क्यूबॉइड बना लीजिए। इस तरह से। तो ये जो क्यूबॉइड हमने बनाए हैं ये हमारे मैग्नेट के दो पोल्स हैं, मतलब एक है नॉर्थ पोल और दूसरा है साउथ पोल। तो इन दोनों पोल के बीच में मैग्नेटिक फील्ड होगी। ओके, अब इस मैग्नेटिक फील्ड में एक कंडक्टर रखा होगा जो कि एक रेक्टेंगुलर लूप के फॉर्म में है। तो ये जो रेक्टेंगुलर लूप हमें दिख रहा है ये हमारी कॉइल, जिसे हम कहेंगे आर्मेचर कॉइल। ये हो गई हमारी आर्मेचर कॉइल, ठीक है। और ये स्ट्रॉन्ग मैग्नेट है जो कि मैग्नेटिक फील्ड तैयार कर रहे हैं। अब ये जो रेक्टेंगुलर लूप है जो कि हमारी कॉइल है, मतलब ये हमारा कंडक्टर है, तो इसे हम नाम देंगे ABCD इस तरह से। अब ये जो कॉइल के दो आर्म दिख रहे हैं हमें AB और CD, तो ये जो आर्म है वो इस तरह से एक ब्रश में कनेक्टेड है और दूसरी जो आर्म है वो भी इस तरह से एक ब्रश में कनेक्टेड है। और इसके बाद यहाँ हमें इस तरह से दो स्प्लिट रिंग बनानी है और इसके बीच में होगा एक एक्सेल, ठीक है। ये हो गया हमारा एक्सेल। तो यहाँ हम ये जो ब्रशेस हैं उनको नाम देंगे B1 और इसको देंगे B2। ठीक इसी तरह ये जो हमारी स्प्लिट रिंग है जिसके बारे में मैं बाद में आपको डिटेल में बताऊंगी, तो इसका फ़िलहाल हम नाम रख देते R1 और इसका नाम रख देते हैं हम R2। नाम आप कुछ भी रख सकते हैं, जैसे XY या फिर इसको EF इस तरह से भी नाम दे सकते हैं, ठीक है। अब ये जो ब्रश है वो इस तरह से जाएगा बैटरी के पोल्स में, ठीक है। बैटरी में दो पोल होते हैं, एक होता है पॉजिटिव और दूसरा होता है नेगेटिव। तो यहाँ हम एक की भी लगा देते हैं। जो लंबी वाली लाइन होती है वो पॉजिटिव पॉइंट होता है, जो छोटी वाली होती है वो नेगेटिव होता है, ठीक है। अब ये जो दूसरा ब्रश है वो भी इसमें यहाँ ऐसे आ जाएगा। तो ये हमारा जो सर्किट है, जो कंस्ट्रक्शन है वो
रेडी हो चुका है। चलिए फिर से जानते हैं कि क्या क्या दिया हुआ है। ये जो स्ट्रॉन्ग मैग्नेट है उसके दो पोल्स हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। तो इसके बीच में मतलब ये मैग्नेटिक फील्ड में एक कॉइल रखी हुई है जो कि रेक्टेंगुलर लूप के फॉर्म में है और जिसके ऊपर रेजिस्टिव कोटिंग लगा हुआ है। रेजिस्टिव कोटिंग मतलब इंसुलेशन लगा हुआ है, जैसे हमारे घर के वायर्स में लगी होती है इंसुलेशन, प्लास्टिक कवरिंग लगी होती है, उस तरह से यहाँ भी इंसुलेटिंग मटेरियल का कोटिंग लगा हुआ है और ये रेक्टेंगुलर फॉर्म में है। अब यहाँ गौर करने वाली बात ये है कि यहाँ हमें ये जो कॉइल दिख रही है वो हमने एक सिंगल ही टर्न बनाया हुआ है, लेकिन ये कई सारे टर्न्स होते हैं, ठीक है, और ये जितने ज्यादा टर्न्स होंगे उतना ज्यादा करंट इसमें फ्लो होगा। तो नंबर ऑफ टर्न्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है अमाउंट ऑफ करंट को, राइट। तो यहाँ समझाने के लिए हमने सिंगल ही इस तरह से एक लूप बनाया है, लेकिन ये कई सारे लेयर्स के फॉर्म में है, इसमें काफी सारे टर्न्स भी इंक्लूड है। इसके बाद यहाँ ये हम देख रहे हैं ये जो हमने R1 और R2, ठीक है, R1 और R2 जो बनाया है वो एक्चुअली क्या है, तो वो एक ऐसी मेटालिक रिंग है जिसको इस तरह से अगर हम बीच में से उसे सेपरेट कर दिए, उसके दो भाग में से डिवाइड कर दिए, तो इस तरह से हमें दो हाफ्स मिलेंगे। तो ये जो हाफ्स है वो यहाँ लगे हुए हैं जिसे हम कहते हैं स्प्लिट रिंग। इसे हम स्प्लिट रिंग कहते हैं। स्प्लिट मतलब टुकड़े किए हैं, जिसके ब्रेक किया हुआ है, ऐसे रिंग के दो पार्ट हैं और इसे ही ये स्प्लिट रिंग को ही कहा जाता है कम्यूटेटर। इसे कम्यूटेटर कहा जाता है। अब इसे कम्यूटेटर क्यों कहा जाता है, तो एक्चुअली इसका रोल यहाँ है टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ करंट, मतलब जो डायरेक्शन चेंज करे उसे कम्यूटेटर कहा जाता है। और यहाँ करंट की डायरेक्शन चेंज करने का काम इस स्प्लिट रिंग करती है, इसलिए स्प्लिट रिंग को कम्यूटेटर कहा गया है। ठीक है, ये हो गया स्प्लिट रिंग का काम। और यहाँ ये जो हमें दिख रहा है ये है एक्सेल, इसे कहा जाता है एक्सेल। इसके बाद यहाँ जो ये बैटरी है, ठीक है, बैटरी और सेल में क्या डिफरेंस होता है कि बैटरी जो है वो ग्रुप ऑफ सेल होती है। तो इसमें हमें एक जो इसका एंड है वो बड़ा निकालना है और एक छोटा, जो छोटा वाला है वो माइनस है, बड़ा वाला प्लस है। और ये एक प्लग की है जो इस सर्किट को ऑफ और ऑन करने के काम आएगी। अब यहाँ हमें ये B1 और B2 ये दो ब्रश दिख रहे हैं। तो ये B1 B2 ये ब्रश जो है वो यहाँ प्लस और माइनस के साथ कनेक्ट है और ये एकदम फिक्स है, मतलब वो रोटेट नहीं होने वाले हैं, अपनी जगह से हिलने वाले नहीं हैं। जबकि ये जो रिंग है R1 R2 ये जो रिंग दिख रही है वो अपनी जगह से हिलेगी, ठीक है। जब यहाँ कॉइल घूमेगी, रोटेट होगी, तो ये जो स्प्लिट रिंग है ये भी उसके साथ रोटेट होंगी, एक्सेल भी रोटेट होगा, मगर ये जो ब्रश है वो फिक्स रहेंगे, ठीक है। तो इस तरह से सारा कंस्ट्रक्शन किया हुआ है। अब दोस्तों हम इसमें समझेंगे इसका वर्किंग क्या होता है। तो दोस्तों यहाँ देखिए, जो प्रिंसिपल के आधार पर ये कंस्ट्रक्शन किया गया है या मोटर जो बना हुआ है, वो प्रिंसिपल ये है कि करंट कैरिंग कंडक्टर केप्ट इन ए मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंस ए फोर्स। यहाँ ये हमारी जो कॉइल है ABCD, ये हमारा एक कंडक्टर है और ये करंट कैरी कर रहा है क्योंकि ये बैटरी से कनेक्टेड है। जब बैटरी से कनेक्ट होगा तो बैटरी पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करेगी, जिसकी वजह से यहाँ करंट फ्लो होने लगेगा। तो ये जो ABCD कॉइल है ये एक करंट कैरिंग कंडक्टर है जो कि मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है। तो अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल क्या होगा कि ये जो कॉइल है वो फोर्स एक्सपीरियंस करेगी, मतलब फोर्स अगर एक्सपीरियंस करती है तो वो रोटेट होने लगेगी, वो मोशन में आएगी। अब सवाल ये उठता है कि वो किस डायरेक्शन में रोटेट होगी, क्या वो क्लॉकवाइज रोटेट होगी या फिर एंटी क्लॉकवाइज रोटेट होगी, ठीक है। तो यही जानने के लिए हमें यहाँ यूज करना होगा फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। अब फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल क्या कहता है? फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल कहता है द लेफ्ट हैंड थंब, index finger and the middle finger are stretched so as to be perpendicular to each other. If the index finger is in the direction of magnetic field and the middle finger points in the direction of current, then direction of thumb is in the direction of the force on the conductor. कहने का मतलब ये है कि अगर हम अपने लेफ्ट हैंड का थंब, इंडेक्स फिंगर और मिडल फिंगर को इस तरह से स्ट्रेच करें कि वे एक दूसरे को परपेंडिकुलर हो। यहाँ देखिए मेरा थंब, इंडेक्स फिंगर और मिडल फिंगर
एक इस तरह से रखी गई है कि वो एक दूसरे को परपेंडिकुलर है। यहाँ ये परपेंडिकुलर है, यहाँ भी ये परपेंडिकुलर है। तो इस तरह से हमें स्ट्रेच करना है, और जब हम इस तरह से स्ट्रेच कर लेते हैं तो हमारा जो थंब है वो डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन द कंडक्टर शो करेगा। थंब क्या शो करेगा? डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन द कंडक्टर। जबकि हमारा जो इंडेक्स फिंगर है वो शो करेगा डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, और जो हमारा मिडल फिंगर है वो शो करेगा डायरेक्शन ऑफ करंट। चलिए इसे याद कैसे रखेंगे उसके लिए एक छोटी सी ट्रिक मैं आपके साथ शेयर करूंगी। हमारा थंब के लिए हमने लिया T, ठीक है। उसके बाद हमारा इंडेक्स फिंगर, उसके लिए हमने लिया I, और उसके बाद है हमारा मिडल फिंगर, उसके लिए लिया हमने M। तो जो थंब है वो शो करेगा डायरेक्शन ऑफ फोर्स, ठीक है, और जो इंडेक्स फिंगर है वो शो करेगा डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, और थर्ड है हमारा मिडल फिंगर जो शो करेगा डायरेक्शन ऑफ करंट। और आप जानते होंगे करंट जो है उसे हम I से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ देखिए हमें कैसे याद रखना है कि जो I है उसका पेयर M के साथ है, मतलब I फॉर इंडेक्स फिंगर, M फॉर मैग्नेटिक फील्ड, और यहाँ M का जो पेयर है वो रिवर्स है, मतलब I के साथ है। यहाँ I का पेयर M के साथ है तो यहाँ M का पेयर I के साथ है। तो इंडेक्स फिंगर मैग्नेटिक फील्ड शो करेगा और मिडल फिंगर जो है वो करंट शो करेगा, मतलब I को शो करेगा। अब रह गई थंब, तो थंब शो करेगा फोर्स को, ठीक है। मतलब यहाँ हमें मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन पता है। मैग्नेटिक फील्ड जो है उसका डायरेक्शन हम जानते हैं कि ऑलवेज वो डायरेक्शन होता है नॉर्थ टू साउथ। ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन जो हमेशा होता है नॉर्थ टू साउथ। इसके बाद जो हमारा मिडल फिंगर है वो करंट की डायरेक्शन शो करने वाला है। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि करंट जो है वो प्लस से माइनस की ओर जाता है हमेशा। तो करंट ऐसे जाएगा, ये ब्रश B1 में, फिर ये R1 में, और इस तरह से वो आर्म AB में जाएगा, फिर AB से इधर BC में, BC से CD में, CD से फिर आएगा इधर R2 B2 में, और वापस फिर ये माइनस में। मतलब इस तरह से प्लस से माइनस की ओर हमेशा करंट फ्लो होता है। इसलिए अगर हम यहाँ कॉइल में आर्म AB और CD का अगर विचार करें तो AB में करंट की डायरेक्शन है A to B और CD में करंट की डायरेक्शन है C to D। इस तरह से फिलहाल यहाँ करंट की डायरेक्शन है। यहाँ मैं लिख देती हूँ कि AB जो है उसमें करंट की डायरेक्शन A to B है, ठीक है, A to B है, और जो CD है वहाँ करंट की डायरेक्शन C to D है, ठीक है। अगर इस तरह से हमें करंट की डायरेक्शन पता है, मैग्नेटिक फील्ड की भी डायरेक्शन पता है, तो ये जो आर्म AB और आर्म CD है उस पर किस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई होगा ये हमें पता चलेगा थंब से। अगर हम थंब, इंडेक्स फिंगर और मिडल फिंगर को परपेंडिकुलर स्ट्रेच करेंगे। तो चलिए देखते हैं किस तरह से ये होगा। तो यहाँ देखिए ये जो है इंडेक्स फिंगर, ये नॉर्थ टू साउथ है, मतलब ये मैग्नेटिक फील्ड को शो कर रही है कि उसका डायरेक्शन नॉर्थ टू साउथ है, राइट। अब इसके बाद ये जो करंट की डायरेक्शन है वो A to B है। अब यहाँ समझने वाली बात ये है कि ये जो कॉइल हमें इस डायग्राम में ऐसे खड़े दिख रही है, ठीक है, ये एक्चुअली हॉरिजॉन्टल है। तो हॉरिजॉन्टली अगर हम सोचेंगे तो करंट की डायरेक्शन इस तरह से है, ठीक है, मतलब ये करंट जो है वो इनवर्ड जा रहा है, A to B जा रहा है, इसलिए जो फोर्स की डायरेक्शन है वो डाउनवर्ड होगी। मतलब फोर्स जो है वो AB पर जो अप्लाई होगा वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा। यहाँ मैं लिख देती हूँ डाउनवर्ड। AB का जो फोर्स का डायरेक्शन है वो कैसा है, डाउनवर्ड है। और ये जो करंट A to B जा रहा है मतलब वो अंदर की ओर जा रहा है, तो करंट की डायरेक्शन कैसे है, इनवर्ड है। इनवर्ड मतलब वो अंदर की ओर जा रहा है। चलिए एक छोटी सी हम चीज देखते हैं जिससे हम ये और अच्छे से समझेंगे। तो यहाँ देखिए इसके जरिए हम समझेंगे कि किस तरह से करंट फ्लो हो रहा है। इस तरह से वो जो कॉइल है वो हॉरिजॉन्टल है और जो मैग्नेट्स है वो इस तरह से रखे हुए हैं, ठीक है। अब यहाँ मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है नॉर्थ टू साउथ और करंट का डायरेक्शन A to B है, मतलब करंट A से B की ओर जा रहा है, मतलब अंदर की ओर जा रहा है। जबकि CD में वो करंट जो है वो C से D की ओर आ रहा है, मतलब वो बाहर की ओर आ रहा है, ठीक है। तो AB में करंट अंदर की ओर जा रहा है और CD में करंट बाहर की ओर जा रहा है। तो हम अगर लेफ्ट हैंड को देखें तो हमें अलाइन करना पड़ेगा।
ठीक है। तो यहाँ हमने ये मैग्नेटिक फील्ड को अलाइन किया, इंडेक्स फिंगर को मैग्नेटिक फील्ड में, तो ये नॉर्थ टू साउथ है। और ये जो करंट है वो अंदर की ओर जा रहा है इस तरह से, इसलिए जो फोर्स अप्लाई होगा वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा। तो ए बी पर जो फोर्स अप्लाई हो रहा है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में हो रहा है। चलिए अब सी डी का देख लेते हैं। तो सी डी में ये इस तरह से होगा। यहाँ देखिए नॉर्थ टू साउथ, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हो गई, इंडेक्स फिंगर शो करेगी। और जो करंट है वो सी टू डी मतलब बाहर की ओर आ रहा है, आउटवर्ड डायरेक्शन में है। तो इस तरह से ये शो कर रहा है मिडल फिंगर करंट की डायरेक्शन। और जो हमारा थंब है वो अपवर्ड डायरेक्शन में है, मतलब सीडी पर जो फोर्स अप्लाई होगा वो अपवर्ड डायरेक्शन में होगा। इस तरह से हम देख सकते हैं दोस्तों कि जो ए बी है उसमें इनवर्ड डायरेक्शन में मतलब अंदर की ओर फोर्स अप्लाई हो रहा है। इस तरह से दोस्तों हम देख सकते हैं कि जो ए बी आर्म है उसमें जो करंट फ्लो हो रहा है वो अंदर की ओर हो रहा है, मतलब इनवर्ड डायरेक्शन में हो रहा है। और जो सी डी है उसमें जो फोर्स है वो बाहर की ओर फ्लो हो रहा है, मतलब आउटवर्ड डायरेक्शन में ये करंट फ्लो हो रहा है। और रही बात फोर्स की, तो अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, ये जो ए बी है इस पर जो फोर्स अप्लाई हो रहा है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में हो रहा है, मतलब ये नीचे की ओर जाएगी। और ये जो सी डी है उस पर फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में अप्लाई हो रहा है, तो ये ऊपर की ओर जाएगी, मतलब ये जो कॉइल है वो इस तरह से घूमेगी। इस तरह से ये जो रोटेशन है वो एंटी क्लॉकवाइज होगा। ओके, एंटी क्लॉकवाइज होगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ये घूमेगी। लेकिन अब मजेदार बात ये है, जो बहुत ही ध्यान से सुनना आप, कि जैसे ही ये कॉइल ऐसे रोटेट होगी, ठीक है, ऐसे रोटेट होकर जैसे ही ये कॉइल ऐसे आएगी, अब देखिए ये जो कॉइल थी वो ए बी है और ये सी डी है। अब ये सी डी कॉइल ऐसे आ गई है और इस सी डी कॉइल पर किस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई हो रहा है? अपवर्ड। तो ये ऐसे टर्न होने के बाद अपवर्ड फोर्स अप्लाई हो रहा है, करंट की डायरेक्शन तो अभी भी वैसी ही है, तो अपवर्ड डायरेक्शन की वजह से ये क्या होगा, ये रिटर्न हो जाएगी। ठीक है, समझ में आ रही बात? ये देखिए जो सी डी है इसमें कौन सा करंट की डायरेक्शन कैसी है? आउटवर्ड है। ठीक है, उस वजह से इस पे जो फोर्स अप्लाई हो रहा था वो कैसे हो रहा था? इस पे फोर्स अप्लाई हो रहा था अपवर्ड डायरेक्शन में, इसलिए ये ऐसे ऊपर ऊपर चलेगी। लेकिन जैसे ही ये ऐसे टर्न होगी, अब इस पर तो ऊपर ही डायरेक्शन में, अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई हो रहा है, इसलिए ये ऐसे वापस आ जाएगी। फिर ऐसे आएगी तो फिर अपवर्ड फोर्स अप्लाई हो रहा है, इसलिए फिर ऐसे आएगी। लेकिन जैसे ही ये टर्न होंगी अपवर्ड फोर्स की वजह से ये वापस आ जाएगी। ठीक ए बी के साथ भी ऐसे ही होगा। ए बी के ऊपर कौन सा फोर्स हो रहा है? डाउनवर्ड फोर्स। तो ये ऐसे नीचे 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 जाएगी और नीचे जाने के बाद जैसे ऐसे टर्न होगी यहाँ, तो अब इसके ऊपर जो फोर्स अप्लाई हो रहा है वो तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में हो रहा है, तो वो फिर से डाउनवर्ड फोर्स की वजह से वापस आ जाएगी। फिर ऐसे जाएगी, फिर ऐसे आएगी, फिर डाउनवर्ड फोर्स की वजह से और वापस हो जाएगी। तो इस तरह से क्या होगा, ये कॉइल हाफ रोटेशन में ऐसे घूमेगी, फिर दूसरे हाफ रोटेशन में ऐसे आ जाएगी, फिर ऐसे जाएगी, फिर ऐसे आ जाएगी। तो अगर इस यहाँ मोटर की कॉइल इस तरह से घूम रही है तो ये तो मोटर हमारे किसी काम की नहीं। अब जरा सोचिए कि कोई फैन पहले ऐसे घूम रहा है, फिर थोड़ी देर बाद ऐसे घूम रहा है, फिर ऐसे घूम रहा है, फिर ऐसे घूम रहा है, तो क्या वो फैन हमारे काम का होगा? क्या वो सही फैन कहलाएगा? जी नहीं। तो हमें क्या चाहिए कि कॉइल कंटिन्यूअसली ऐसे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमती रहे, कंटिन्यूअसली ये ऐसे ही घूमते रहने चाहिए। और इसका जो रोटेशन है वो तो करंट की डायरेक्शन पर डिपेंड करता है। जब करंट की डायरेक्शन इस तरह से थी, मतलब ए बी में करंट अंदर की ओर और सी डी में करंट बाहर की ओर जा रहा था, तब ये फोर्स की डायरेक्शन थी, राइट? ए बी पर अपवर्ड फोर्स और सी डी पर डाउनवर्ड फोर्स। लेकिन हमें क्या चाहिए कि हाफ रोटेशन के बाद, मतलब जब कॉइल ऐसे हो जाती है तो हम चाहते हैं कि ये फोर्स की डायरेक्शन चेंज हो जाए, मतलब ए बी पर अपवर्ड फोर्स अप्लाई हो और सी डी पर डाउनवर्ड फोर्स अप्लाई हो। तो ये फोर्स की डायरेक्शन कैसे चेंज होगी? फोर्स की डायरेक्शन डिपेंड है करंट की डायरेक्शन पर, तो फोर्स की डायरेक्शन चेंज करने के लिए हमें करंट की डायरेक्शन चेंज करना जरूरी है। तो हमें चाहिए कि हाफ रोटेशन के बाद, मतलब जब कॉइल ऐसे आ जाती, इस पोजीशन में आ जाती है, तब जो करंट की डायरेक्शन है वो चेंज होनी चाहिए। मतलब करंट की डायरेक्शन जो है वो कुछ इस तरह से होनी चाहिए कि जो सी डी है उसमें इनवर्ड फोर्स जाए और जो ए बी है उसमें आउटवर्ड फोर्स आए। ठीक है, पहले ए बी में इनवर्ड जा रहा था तो अब ए बी में आउटवर्ड होनी चाहिए, और पहले सी डी में आउटवर्ड हो रहा था
तो अब CD में इन्वर्ट होना चाहिए। इस तरह से करंट की डायरेक्शन चेंज होनी चाहिए। तो करंट की डायरेक्शन जो है दोस्तों वो तो 2-3 तरह से चेंज हो सकती है। जैसे अगर हम ये पोल्स चेंज कर दें, नेगेटिव पोल इधर ला लिए, पॉजिटिव इधर ला लिए, तो हो सकता है। या फिर अगर हम मैग्नेट के पोल्स चेंज कर दिए, साउथ को इधर ला लिए, नॉर्थ को इधर लेके गए, तो उससे भी करंट की डायरेक्शन चेंज हो सकती है। लेकिन ये दोनों ही जरिए कन्वीनियंट नहीं है। हमें चाहिए कि ये करंट की डायरेक्शन ऑटोमेटिक चेंज हो जाए। तो करंट की डायरेक्शन ऑटोमेटिक चेंज करने के लिए ही यहाँ ये स्प्लिट रिंग यूज की गई है। ये जो स्प्लिट रिंग दिख रही है दोस्तों, इसे कम्यूटेटर कहा गया है क्योंकि ये करंट की डायरेक्शन चेंज करते हैं। अब ये कैसे संभव होता है? तो जब ये कॉइल इस पोजीशन में आ जाती है, ठीक है, जब इस पोजीशन में आ जाती है तो उसके साथ साथ ये रिंग्स भी रोटेट हो रही है, राइट। जब कॉइल रोटेट हो रही है तब रिंग भी रोटेट हो रही है, एक्सिल भी रोटेट हो रहा है। तो जब कॉइल की पोजीशन इस तरह से हो जाती है, वो जब वर्टिकल पोजीशन में आ जाती है, तब ये जो रिंग्स है इनकी भी पोजीशन चेंज हो जाती है। और इनकी पोजीशन चेंज होकर पहले ये ऐसी थी, तो हाफ रोटेशन बाद इनकी पोजीशन इस तरह से होती है। और होता कुछ ऐसा है कि ये जो B1 B2 ब्रशेस है, हम यहाँ देख रहे हैं कि B1 R1 के साथ कनेक्टेड था और B2 जो है वो R2 के साथ कनेक्टेड था। लेकिन ये एक्सचेंज हो जाता है। जो R1 है वो B2 के साथ कनेक्ट हो जाता है हाफ रोटेशन के बाद, जब ऐसे हो जाएगा, और B1 जो है वो R2 के साथ कनेक्ट हो जाएगा। मतलब ये ब्रशेस और रिंग जो है वो एक्सचेंज हो जाएंगे। चलिए एक डायग्राम से समझते हैं कि ये एक्चुअली कैसे हो जाएंगे। तो देखिए दोस्तों, जैसे ही ये कॉइल वर्टिकल पोजीशन में आएगी वो कुछ इस तरह से दिखेगी। अब हमें चाहिए कि करंट की डायरेक्शन जो है वो रिवर्स हो जाए। मतलब पहले ABCD इस तरह से रोटेशन था फर्स्ट हाफ रोटेशन में करंट की डायरेक्शन थी ABCD कॉइल में। अब हमें सेकेंड हाफ में करंट की डायरेक्शन रिवर्स चाहिए, मतलब DCBA चाहिए। तो ये रिवर्स करने का काम ही करेगा कम्यूटेटर। हाफ रोटेशन के बाद आप देखिए कि क्या होगा, ये जो रिंग्स है, स्प्लिट रिंग है, वो इस तरह से पोजीशन में आ जाएगी। पहले ऐसी थी, यहाँ इस तरह से थी, अब वो देखिए यहाँ पे इस तरह से हो गई है। तो यहाँ क्या हो गया है, मेन जो चीज़ यहाँ जानने वाली ये है कि ये जो B1 ब्रश है वो यहाँ R1 के साथ कनेक्टेड था, जबकि वो रोटेशन हाफ रोटेशन के बाद R2 के साथ कनेक्ट हो गया है। और जो B2 ब्रश था वो अब R1 के साथ कनेक्ट हो चुका है। अब देखिए जो बैटरी जो है उसका प्लस जो है वो कहाँ जा रहा है, वो इस तरह से करंट फ्लो होगा, प्लस से वो जाएगा B1 में, B1 से जाएगा ये R2 में, और R2 किससे कनेक्टेड है, DC आर्म से कनेक्टेड है। तो करंट जो है वो DC में जाएगा, फिर इस तरह से वो यहाँ BA में आएगा और यहाँ से होकर वो ऐसे जाएगा R1 में, R1 से जाएगा B2 में और B2 से जाएगा बैटरी के माइनस में। इस तरह से जब करंट की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी तो जो आर्म AB और DC पर फोर्स अप्लाई हो रहा था उसकी भी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। और जब फोर्स की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी तो ये कॉइल कंटिन्यूअसली एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही घूमती रहेगी। तो ये था एक सही परफेक्ट मोटर का वर्किंग। दोस्तों, अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ में इस बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें ताकि आपको मेरे हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। वीडियो पसंद आई हो तो इसे जरूर लाइक और शेयर कीजिए, बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग माय डियर फ्रेंड्स। अपने वैल्यूएबल कमेंट्स जरूर कीजिए और आप हमें इंस्टाग्राम, ट्विटर और हमारे फेसबुक पेज पर भी लाइक, फॉलो और कमेंट्स जरूर करें, क्योंकि आपका सपोर्ट ही हमारी रियल स्ट्रेंथ है। वीडियो पूरा देखने के लिए आपको दिल से थैंक यू। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी, कीप स्टडीइंग, कीप ग्रोइंग। बाय बाय।